Welcome back in my channel Vijay Lakshmi Basic Teacher. Today we shall study about the pronoun. Pronoun means सर्वनाम. सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द. A pronoun is a word that is used instead of a noun. Look at the word pronoun. Pronoun को हम इसमें से प्रो अगर हटाते हैं तो प्रो मीन्स होता है के वास्ते, हेतु, यानी के लिए. किसके लिए? नाउन के लिए. नाउन मीन्स संज्ञा, संज्ञा के लिए. संज्ञा की डेफिनेशन आप ऑलरेडी आप प्री वीडियो में समझ चुके हैं. संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि को संज्ञा कहते हैं. तो इनकी जगह पर इनकी रिपीटेशन, बारंबारता, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है. इसकी डेफिनेशन को समझिए. प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम. सर्वनाम इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड मीन्स होता है प्रयोग किया जाता है. प्रयोग किया जाता है. प्रयोग किया जाता है. इंस्टीड ऑफ मीन्स होता है के बजाय या के स्थान पर. के स्थान पर. अ नाउन एक संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर. तो ये है प्रोनाउन की डेफिनेशन. और ये क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि आप इस उदाहरण को देखिए. रामा इज अ गुड गर्ल. रामा एक लड़की है, एक अच्छी लड़की है. उसके बारे में हमें कुछ और आगे बताना है तो रामा वर्ड दोबारा यूज न करके, उसको रिपीट न करके क्या करना है? शी ओबेज हर पेरेंट्स. तो इसमें ये जो शी है, शी, यही क्या है? प्रोनाउन है. क्योंकि हमने रामा का नाम वहां पर यूज नहीं किया है, बल्कि उसके लिए प्रोनाउन वर्ड यूज, सर्वनाम यूज किया है शी. और इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये पजेसिव प्रोनाउन हर का भी यूज किया है. शी डज हर वर्क. यहाँ अगेन हर पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया गया है. और ये भी क्या है? प्रोनाउन है. हर सेल्फ, स्वयं से, इसका ये भी प्रोनाउन है. शी डज हर वर्क हर सेल्फ. वह अपना काम स्वयं करती है. तो इस तरह से यही हमारे प्रोनाउन है. इसमें जो प्रोनाउन की डेफिनेशन है तो वो क्लियर हुई. अब इसके बाद काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. एक बार मैं फिर से बता दूं कि प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, है ना. इसके साथ साथ ये और ध्यान रखना कि संज्ञा के शब्द को दोबारा रिपीट ना किया जा सके, इसलिए प्रोनाउन को यूज किया जाता है. तो अब देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार. देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. वैसे तो 9 भी होते हैं, लेकिन 9 जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन होता है उसको पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है. जब आप पर्सनल प्रोनाउन समझेंगे तो इसका जब एक चार्ट बनेगा उसमें इसके सारे प्रोनाउन आप समझेंगे. पहले एक दृष्टि से जितने भी आपके प्रोनाउन हैं उनकी हिंदी जरूर समझ लीजिए और कॉपी में नोट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज का भी इसमें अध्ययन करेंगे और बेटर होगा आपको समझने में भी. तो नेक्स्ट है, पहला प्रोनाउन है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसकी हिंदी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम. दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम. रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम. और
सिक्स्थ है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन क्या था, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं और ये किसी प्राणी व्यक्ति के लिए यूज किया जाने वाला सर्वनाम है। जैसा कि इसकी डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर ए क्रिएचर दैट इज कॉल्ड ए पर्सनल प्रोनाउन। क्रिएचर वर्ड आपको पहले से ही नाउन में एक्सप्लेन किया जा चुका है कि यहाँ पर पर्सन भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोनाउन हमारा इट जो है वो वर्ड्स एंड सेक्स के लिए जब यूज किया जाता है तो वहां पर वो पर्सन ना होकर उसको क्रिएचर की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर क्रिएचर वर्ड यूज हुआ है। तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत अगर आपने इस तालिका का अध्ययन नहीं किया तो आपको आगे चलकर जो भी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ या एक्टिव पैसिव हुआ, इवन ट्रांसलेशन हुआ, आपको उनमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, आप उसको क्लियरली नहीं समझ सकते हैं। तो आप पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत इस तालिका को आप नोट करिए और उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें देखिए फर्स्ट रो में पर्सन, व्यक्ति, जेंडर, लिंग, नंबर, वचन, सब्जेक्ट, कर्ता, ऑब्जेक्ट, कर्म और पजेशन। पजेशन प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो एक तरह का ये जो अगर 9वें प्रकार का प्रोनाउन लेते हैं तो उसमें पजेसिव प्रोनाउन आ जाता है, जिसमें ये आधिकारिक शब्दों का यूज किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, इनके अंतर्गत ये शब्द जिसमें सेल्फ लगा होता है, निजवाचक सर्वनाम जिसको कहते हैं, ये वाले शब्द आते हैं। तो इसको एक ही तालिका में आप समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन जो है इसमें 2 वर्ड आते हैं। फर्स्ट पर्सन में ये जो हमारा आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन में आता है और ये इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है आई का मी और वी का अस, और ये इसकी पजेशन फॉर्म है, पजेसिव फॉर्म है माई, माइन, किसकी, आई की, और इसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म है माई सेल्फ। इसी तरह से वी, इसका ऑब्जेक्ट अस है और पजेसिव फॉर्म अवर, अवर्स, और इसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म अवर सेल्व्स है। इसको भी ध्यान दीजिए। अगर आपका सिंगल पर्सन है, सिंगुलर, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर आई को सिंगुलर फॉर्म में रखा गया है, तो जब कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होता है तो उसके साथ जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है तो उसमें सेल्फ लगता है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है ना, बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म में है, तो उसके साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा वो क्या लगेगा, अवर सेल्फ हो जाएगा। अवर सेल्फ, SELF नहीं, SELVES हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो SELVES लगता है, सेल्फ लगता है, न कि सेल्फ। तो इसी तरह से आप फर्स्ट पर्सन में बहुत अच्छे से समझ लीजिए। फर्स्ट पर्सन होता कौन है, जो वक्ता होता है, जो बात को बोल रहा होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा आई वी होता है। आई वी से रिलेटेड चाहे वो ऑब्जेक्ट हुआ, पोजीशन हुआ या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। इसके बाद आता है हमारा सेकंड पर्सन। इसमें एक चीज और समझ लीजिए, जो ये जेंडर में कॉमन दिया गया, कॉमन का मतलब आप समझते होंगे, क्योंकि जिसमें ये पता नहीं चलता है, जिस सब्जेक्ट या जिस वर्ड से ये पता नहीं चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यानी फेमिनिन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, कॉमन जेंडर में। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन में यू होता है, इकलौता यू। जो कौन होता है,
सुनने वाला, जो आपके सामने खड़ा है या जो बोल रहा है उसकी बात को जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन होता है। और वो कौन होता है? यू। यू आप देखेंगे कि यू अगर होता है तो ये इसको दाऊ को लिखने की क्या आवश्यकता हुई? वो इसलिए लिखा है क्योंकि दाऊ जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, एक वचन सिंगुलर फॉर्म में है, और यू जो है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है ना। यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। तो आप इसको इसकी सारणी को ऊपर से इनके क्लॉज के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि इसमें ऑब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्ट यू होता है और इसका परेशन जो है वो योर और योर्स होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होता है। कब? जब सिंगुलर। अगर यू को जैसे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड तो वो ये सिंगुलर वर्ड है, तो इसमें यू डू दिस वर्क योर सेल्फ, है ना, योर सेल्फ आएगा। अगर ऑल ऑफ यू हैव डन दिस वर्क वेरी नाइसली या वेरी इफेक्टिव योर सेल्फ, तो इसमें क्या आएगा? योर सेल्फ आएगा। ऑल ऑफ यू करा है तो ये प्लूरल है तो योर सेल्फ आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज हो जाता है, और सिंगुलर फॉर्म में अगर यू यूज होगा तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होगा, और अगर प्लूरल फॉर्म में यू यूज होता है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होगा। और इससे पहले जो हमने सिंगुलर फॉर्म में ये दाव लिखा है तो इसका ये ऑब्जेक्ट है दी, दाई, दाई, और ये दाई सेल्फ, ये इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस सारणी को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस वीडियो में इसको इंक्लूड किया है। हालांकि हमारी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसके साथ इसको समझना ज्यादा जरूरी था। इसके बाद ये आप ध्यान दीजिए कि यू जो है वो इकलौता सेकंड पर्सन है यू, और यू और ये इसका जो दाव लिया है, एक वर्ड और भी आता है इसका ये, मतलब ये बाई ये इसको भी यूज करते हैं, इसका मीनिंग भी होता है तुम। तो इसके बाद हमारा थर्ड पर्सन, अब समझिए आप आई वी यू, यू तो हो गया सेकंड पर्सन, आई वी हो गया फर्स्ट पर्सन। आई वी बोलने वाला या कहने वाला, वक्ता, और यू कौन? सुनने वाला। इसके अलावा चाहे कोई भी सजीव वस्तु हो, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, चाहे वो दिखती हो चाहे न दिखती हो, चाहे उसका नाम हो या चाहे ना नाम हो, इन तीन वर्ड के अलावा जो भी वर्ड आएगा वो थर्ड फॉर्म में होगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन में तीसरा दे, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये दे सब्जेक्ट फॉर्म है, देम ऑब्जेक्ट फॉर्म है, देयर देयर्स इसकी पोजीशन फॉर्म है, और देमसेल्व्स, अब देखिए दे जो है वो भी क्या है? प्लूरल है ना, ऐसे ही प्लूरल है, और उसके साथ साथ ये कॉमन जेंडर है, क्योंकि दे से आपको नहीं पता चल रहा है कि इसमें लड़की है या लड़का है, तो इस तरह से ये कॉमन जेंडर है। और दे के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा themselves यूज किया जाएगा, न कि themselves यूज किया जाएगा। और इसके बाद थर्ड पर्सन में ही वर्ड लिया है, जो क्या है? सिंगुलर है, और ये मैस्कुलिन है, ये पुल्लिंग वर्ड होता है। इसका ऑब्जेक्ट हिम है, पोजीशन हिज है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आएगा वो हिमसेल्फ होगा। और इसके बाद थर्ड पर्सन में शी वर्ड लिया है, जो क्या है? ये सिंगुलर फॉर्म है और ये फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग जेंडर है, स्त्रीलिंग में आता है। और इसका ऑब्जेक्ट हर होता है, पोजीशन भी हर होता है, हर्स भी होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ होता है। इसका मीनिंग भी स्वयं के लिए आता है, यानी खुद से, कोई काम आप खुद से कर रहे हो या स्वयं कर रहे हो, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। इसका हिंदी भी दिया है निजवाचक, जिससे हमको निजता पता चलती है जिस शब्द से। और
इसके बाद आता है थर्ड पर्सन में ही इट। इट, इसका ऑब्जेक्टिव इट, पोजीशन इट्स, और इसका रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ, और ये सिंगुलर फॉर्म में होता है। जेंडर इसका न्यूटर होता है। तो न्यूटर जेंडर उसको कहते हैं जो ना स्त्रीलिंग में आता है और ना ही पुल्लिंग में आता है, इसको न्यूटर जेंडर कहते हैं। इसको हिंदी में नपुंसक लिंग कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये तालिका समझ में आ गई अच्छे से। अब आप इसको नोट करिए और इसको अच्छे से तैयार करिए। आपके आगे जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट आएंगे उनके लिए ये तालिका आप ये मान के चलिए कि हर कॉन्सेप्ट में ये तालिका आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से इंग्लिश ग्रामर को समझ सकेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है यही वर्ड होते हैं सेम, और इसमें दो प्रकार का प्रोनाउन बन जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरा होता है एम्फैटिक प्रोनाउन। तो अब इसको आगे हम समझते हैं। हमारा सेकंड प्रोनाउन जो है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो किसी की तरफ संकेत करता हो, किसी की तरफ इशारा करता हो, मतलब किसी नाउन, कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो उसकी तरफ इशारा करता हो या संकेत करता हो, तो वो क्या कहलाता है, संकेतवाचक प्रोनाउन। प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट, ये मीनिंग लिखा है पॉइंट आउट। पॉइंट आउट मीन्स इशारा करना या दिखाना, दर्शाना, बताना, संकेत करना। तो वो क्या कहलाता है, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। पॉइंट आउट द पर्सन और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इधर देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे कि दिस इज माई शर्ट। तो इसमें दिस इज माई शर्ट, दिस वर्ड जो है वो संकेत कर रहा है, संकेत का सूचक है। ऐसे ही दैट इज अ गुड बॉय, वह लड़का, वह एक अच्छा लड़का है, तो ये वर्ड भी संकेत सूचक शब्द है, संकेतवाचक वर्ड है ये। और ये These walls are mine, तो इसमें इस सेंटेंस में these वर्ड ये संकेत वाचक शब्द है। तो ये तीनों जो है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद हमारा थर्ड जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है, और प्रोनाउन दैट रिलेट्स अ नाउन, रिलेट्स जो संबंध बताता है, ऐसा सर्वनाम जो संबंध बताता है एक नाउन का, एक संज्ञा का, जो किसी सेंटेंस में पहले से मेंशन हो, दैट कम्स बिफोर इट इन ए सेंटेंस, जो पहले आता हो, इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। आप उदाहरण को देखिए, दिस इज द बॉय, यह वह लड़का है, हु स्टैंड्स फर्स्ट इन क्लास। तो ये जो हु वर्ड आया है, हु मीन्स वैसे तो कौन मीनिंग होता है, लेकिन ये यूज पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, कंजंक्शन जो कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर जो रिलेट्स है किससे, द बॉय से, रिलेशन बता रहा है ये वर्ड हु, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का, यह वो लड़का, हु स्टैंड फर्स्ट इन क्लास, जो क्लास में, कक्षा में फर्स्ट आया है। और इसका नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज द पेन विच आई गेव यू ऑन संडे। तो द पेन जो पहले ही इसमें, जैसे कि आपकी डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन दैट रिलेट्स अ नाउन, एक ऐसा प्रोनाउन जो एक नाउन से रिलेट हो, और कौन सा नाउन, दैट कम्स बिफोर इट इन ए सेंटेंस, जो पहले से सेंटेंस में आया हो। तो द पेन जो है वो पहले आया है, और इसके बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन आया है, विच जो या जिसको, आई गेव यू ऑन संडे, जिसे मैंने आपको संडे को दिया था। तो ये इस तरह से जब ये है तो ये इंटरोगेटिव वर्ड, लेकिन ये इंटरोगेटिव की तरह यूज नहीं हो रहे हैं। ये किसकी तरह यूज हो रहे हैं यहाँ पर,
ये रिलेटिव वर्ड के तरह यूज हो रहे हैं, एज ए कंजंक्शन की तरह यूज हो रहे हैं, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए वर्ड यही होंगे लेकिन इनके यूज पर डिपेंड करता है। ये स्टार्टिंग में ही यूज हो रहे हैं, आप पहले उदाहरण को देख लीजिए। तो इनका मीनिंग क्या है, प्रश्नवाचक है। वैसे तो अगर आप इसकी हिंदी अच्छे से समझ लेंगे तो डेफिनेशन को समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, तो इसी से पता चलता है कि जिस शब्द से प्रश्न पूछा जाता है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन दैट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज होता है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, विच इज योर फाइल, आपकी फाइल कौन सी है। तो ये विच वर्ड जो है, कौन सी, ये प्रश्न सूचक शब्द है, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही आगे देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बॉय, उस लड़के का क्या नाम है। तो ये क्या है, ये भी प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इज योर फादर, आपके पिता क्या हैं, तो ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको कहते हैं हिंदी में क्या, निजवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो निजता को बताता हो। उदाहरण के लिए, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, इसमें माई सेल्फ लगा हुआ है यानी स्वयं से, मैं अपना काम स्वयं से करता हूं। तो जब किसी सेंटेंस में माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, इस तरह के वर्ड लास्ट में आते हो तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ऐसे ही विल गो देयर हिमसेल्फ, वह स्वयं से वहां गया। और 6 हमारा आता है एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। अब एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में थोड़ा डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए इनको सीखिए। एम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम, यानी ये सेल्फ वाला वर्ड ही आएगा, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ ही आएगा। बट कहाँ आएगा, ये सब्जेक्ट के साथ आएगा। और इसमें जब सब्जेक्ट के साथ ये सेल्फ वाला वर्ड आता है तो इसका मीनिंग पड़ता है, मीनिंग इस तरह से बनता है, मैं खुद से यह चाय मैंने खुद से ये चाय बनाई है, या मैं खुद ही इस काम को करूंगा, यानी जोर देकर कहना हो। तो ये इसका प्लेस को ध्यान रखिए कि नाउन यानी सब्जेक्ट के साथ ही आपका ये सेल्फ वाला वर्ड आना चाहिए। जैसे सेंटेंस में है, माई सेल्फ प्रिपेयर्ड द टी और ही हिमसेल्फ डू इट, है ना। तो यही डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका जो सेल्फ वाला वर्ड है वो लास्ट में है और इसमें पहले है, और मतलब इसके सब्जेक्ट के साथ है। तो सब्जेक्ट के साथ होता है तो थोड़ा मजबूत, नहीं मैं खुद से ही या स्वयं से ही ये काम होगा, ऐसा करने पर, ऐसा बोलने पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। 7th है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। तो विभाग सूचक से मतलब है उसको अलग करना, बांटना, दूर करना। किसी भी नाउन को, जैसे ग्रुप में कोई एक ग्रुप है, जैसे 2 या 3 या 4 लोग हैं, उनमें से एक को हटाना। जैसे कि प्रोनाउन दैट शो द पर्सन्स और थिंग, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, आर टेकन सिंगली उनको लिया जाएगा, इन सेपरेट ग्रुप्स, किसी ग्रुप से सेपरेट करना, अलग करना, आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आप उदाहरण को देखिए, ईच ऑफ यू कैन टेक पार्ट इन दिस गेम। तो ईच ऑफ यू यहाँ पर ये ईच मीन्स होता है प्रत्येक, ईच मीन्स होता है प्रत्येक, मतलब कौन प्रत्येक, आप दोनों में से कोई भी कैन टेक
पार्ट इन दिस गेम। इस गेम में कोई भी भाग ले सकता है, यानी दोनों ले सकते हो, लेकिन ईच ऑफ करके वर्ड किया है तो इसको प्रत्येक शब्द, इसका मीनिंग हुआ प्रत्येक, ईच ऑफ यू, आप में से प्रत्येक इस गेम में भाग ले सकते हो। ऐसे ही आइदर ऑफ दीज टू बुक्स इज इंटरेस्टिंग, यानी बुक कितनी है, दो है, इन दोनों बुक में से ये बुक, मतलब यह वाली बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग है। और नाइदर ऑफ दिस टू बुक्स टू बॉयज इज गुड, यानी दोनों लड़कों में से कोई भी लड़का अच्छा नहीं है। तो ये इस तरह से ईच ऑफ, वन ऑफ, ये आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इस तरह के जो वर्ड हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, मतलब कहते हैं। इसके बाद हमारा एर्थ जो है वो आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि डेफिनिट नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मीन्स विशेष रूप से, मतलब निश्चित रूप से, इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑल शुड गो देयर, सबको जाना चाहिए। अब सब में ये डेफिनेट नहीं है कि एक, दो, तीन, चार, कितने, सब, कोई डेफिनेट काउंटिंग नहीं है, तो ऐसा प्रोनाउन ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो इससे भी ये पता नहीं चलता है कि हर किसी को, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, अब प्रत्येक में सबके लिए आया है। तो मैनी वर प्रेजेंट देयर, बहुत से प्रेजेंट, वहां प्रेजेंट थे, बहुत से उपस्थित थे वहां, बहुत से तो कितने। जब कोई डेफिनेट काउंटिंग नहीं है तो ऐसा प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं, समवन, समथिंग, वन, नन, ऑल, फ्यू, समबडी, है ना। इस तरह के जो प्रोनाउंस हैं, वर्ड हैं, वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमारा जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है वो 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन फिनिश हुए। अब इसमें एक पजेसिव प्रोनाउन आता है, वो आपको ऑलरेडी बता दिए हमने। कहीं कहीं पर 9 प्रोनाउन भी मेंशन किए गए हैं। तो उसमें हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें जो पजेसिव प्रोनाउन आता है वही आपका 9th हो जाता है। तो अब इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो एडजेक्टिव और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव उसको स्टडी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब वीडियो तैयार हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।